हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑफ 11 जनवरी। तो आज हमने तीन टॉपिक शेयर किए थे मॉर्निंग में। फर्स्ट इज ईयूज कार्बन बॉर्डर टैक्स, सेकंड इज वाई डज इंटरनेशनल लॉ मैटर्स, एंड थर्ड इज अबाउट एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको बूस्ट करने के लिए। ओके, नाउ सी ये दोनों टॉपिक मैंने आपको थोड़ा हिंदू के साथ भी समझाया। यहाँ पर हमारा मोटिव रहता है कि चीज़ों को रिवाइज करना, कनेक्ट करना, सीखना एंड और बेटर तरीके से ये उस चीज़ को एनालाइज करना, उसके सारे इम्पैक्ट्स, ताकि हम एक अच्छा आंसर लिख सकें। ऑलराइट, सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ कि आपको नोट्स लेने हैं या ऐसा कुछ, बट आपको इंश्योर करना है कि आपका ब्रेन उस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, किस कंट्री की तरफ से न्यूज़ में आया है? तो ये आया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। इसको लेकर इंडिया थोड़ा सा कंसर्न है। क्यों है वो अभी हम जानेंगे। अब देखिए, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं उनको रिड्यूस करना है सभी कंट्रीज को, राइट। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ टारगेट सेट किया होगा अपने सामने कि हमें अपने यहाँ से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने। तो इनका टारगेट है अराउंड 55% एमिशन रिड्यूस करने हैं बाय 2030 के, विद रिस्पेक्ट टू 1990 लेवल। तो टारगेट काफी हाई सेट किया है। तो उन्हें कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी लेने होंगे जहां से उनके पूरे एरिया में जो भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं यूरोपियन यूनियन में, उनसे ग्रीन हाउस एमिशंस कम हो सकें। बट अगर वो ये चीजें करने जाएंगे, यानी कि कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बनाने होंगे उन्हें कि आप ये एमिशंस नहीं कर सकते, अगर ये एमिशंस हो रहे हैं तो इसमें कार्बन कैप्चर कीजिए आप यहीं पर। ठीक है, तो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स की वजह से क्या होगा कि उन कंपनीज को कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना होगा अपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में। ओके, और उस वजह से होगा कि यूरोपियन यूनियन में जो कंपनीज होंगी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी इंक्रीज। क्लियर। बट अब सपोज कीजिए कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, यहाँ पर जो एनवायरमेंट नॉर्म्स हैं वो थोड़े से लैक्स हैं, ज़्यादा कुछ इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो यहाँ की कंपनीज जो होंगी उन्हें कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई सल्फर कैप्चर, कार्बन कैप्चर, इस तरह की फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? थोड़ी सी कम। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन की बॉर्डर में, जैसे ये यूरोपियन यूनियन है अगर पूरा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हाई, जबकि इंडिया चाइना में जो प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है लो। ठीक है, तो अब जब ये इंटरनेशनल मार्केट में आएगा, सपोज दोनों ने इंटरनेशनल मार्केट में उतारा, तब इनके यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा थी तो सपोज इनको 150 का पड़ रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी तो हमें पड़ रहा है 120 का। तो आपको क्या लगता है कि किसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा? ऑफ कोर्स इंडिया चाइना से आने वाला। ठीक है, यानी कि यूरोपियन यूनियन में अब जब बात स्टील और एल्यूमिनियम को सेल करने की आएगी, तो जो स्टील एल्यूमिनियम खुद यूरोपियन यूनियन में प्रोड्यूस हुआ है उसकी कॉस्ट ज्यादा है कंपेयर टू जो स्टील और एल्यूमिनियम यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम चाइना। ठीक है, इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम चाइना इंडिया, ये चीपर है। ठीक है, तो अब क्या ये बात नहीं हो गई कि यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो कर रही है कंपनीज, उनके लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाती। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाएगी, ये लॉस में जाएंगी। तो अब ऐसे में क्या करेंगी? इन डोमेस्टिक कंपनीज के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि ये भी अपनी फैक्ट्रीज जो है वो कहीं और ले जाके सेटअप कर ले जहां पर एनवायरमेंट नॉर्म्स लैक्स हो। ठीक है, सपोज करिए कि इन्हीं कंपनीज ने आके सेटअप कर लिया अपनी फैक्ट्री इंडिया चाइना में। ओके, यानी कि कार्बन एमिशन अब यूरोपियन यूनियन में तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट वो एमिशन यहाँ तो हो रहे हैं ना। यानी ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो कार्बन एमिशन में कोई कमी नहीं आई, बस वो यूरोपियन यूनियन में ना होकर यहाँ पे हो रहा है क्योंकि कंपनीज ने अपना बेस हटा लिया है। इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं कार्बन लीकेज। राइट, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन लीकेज। तो इस कार्बन लीकेज को काउंटर करना है यूरोपियन यूनियन को, तब उसके लिए उसके पास एक ही तरीका बचता है कि अच्छा तुम लोग वहां जाके फैक्ट्री लगाओगे ना, तो मैं वहां से तुम्हारा अगर 120 रुपए में बन के आएगा ना, तो उस पे मैं 30 रुपए एक्स्ट्रा लगाऊंगा। ठीक है, इस 30 रुपए को कहूंगा मैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म। तो इन शॉर्ट कि कार्बन ये हमारा पूरा कंसेप्ट अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ अपनी टेरिटरी में आने वाले इंपोर्ट, स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन जैसे इंपोर्ट पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएगा इंपोर्ट पर। ठीक है, उसी को हम कहेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो जब ये 30 रुपीज की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी, तो अब जो स्टील पूरे यूरोपियन यूनियन में बिक रहा है उसकी कॉस्ट 150 रुपीज ही हो गई है अब।
अब चाहे आप यूरोपियन यूनियन में ही कंपनी फैक्ट्री लगा के प्रोड्यूस कर लो या कहीं दूसरी कंट्री में जाके प्रोड्यूस कर लो, कार्बन लीकेज अब करने का ऑप्शन नहीं रहा आपके पास। वहां से आप 120 रुपए में बना लोगे, लेकिन 30 रुपीज हम जब आप यूरोपियन बॉर्डर पे आओगे अपना स्टील लेके, तो हम 30 रुपीज और इम्पोज करेंगे, तो वो भी 150 हो गया, और जो विद इन टेरिटरी प्रोड्यूस हो रहा था वो भी 150 है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, कार्बन लीकेज को हमने काउंटर कर लिया। ठीक है, समझ में आया? ये है पूरा कंसेप्ट कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म का। आई होप आपको ये कंसेप्ट अभी तक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम लोग आ जाते हैं कि आखिर ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या। अच्छा, पहले तो ये जान लीजिए कि अक्टूबर 2023 से, ठीक है, इसका ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हुआ है, और 2026 से इसका नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा। ओके, और ये अभी 6 सेक्टर्स पे लगाया जाएगा, दैट इज सीमेंट, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इन 6 सेक्टर्स पे अभी ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर? तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन लीकेज को रोकना। ठीक है, दूसरा, यूरोपियन यूनियन के जो अपना गोल है 55% रिडक्शन करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में बाय 2030, हाँ 20 लिख दिया मैंने गलती से, 2030, ओके, 1990 लेवल पर। तो ये दो उसके सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या है? देखिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये ट्रेड बैरियर क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स अब इन पे जब अलग से इंपोर्ट लगेगा, अलग से इन पे ये कार्बन टैक्स लगेगा, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कॉस्टली। ठीक है, और फिर वो वहां पर उतना कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट होता है इन 6 प्रोडक्ट्स का, उसका 27% हम यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन से जो हमारी इनकम होती थी, जो कि ऑलमोस्ट $7.4 बिलियन है, ठीक है, इस पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बना देगा अनकॉम्पिटिटिव, राइट। और जब हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली, राइट। तो अब इंडिया के लिए क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? पहला पहला तो ये है कि हम खुद अपने यहाँ पर जो एनवायरमेंट नॉर्म्स हैं उनको अलाइन कर दें यूरोपियन यूनियन के नॉर्म्स के साथ, अलाइन दैम विद यूरोपियन यूनियन नॉर्म्स। ठीक है, तब तो यूरोपियन यूनियन के पास कोई आप कह सकते हो कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा कि हमें ये टैक्स लगाना है। अब क्यों लगाना है? हमारे यहाँ भी एनवायरमेंट नॉर्म्स वैसे ही हैं जैसे कि आपके यहाँ है। इसके अलावा दूसरा, सपोज कि इंडिया नहीं कर पाता है, तो दूसरा ये कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट किया जा सकता है कि आप ये टैक्स लगाइए, ठीक है, इससे फिर जो इनकम होगी, ठीक है, ये इनकम आप वापस दे दीजिए इंडिया को या कोई भी नॉन ईयू कंट्री को, ठीक है, उसको वापस दे दीजिए कि आप लोग इन्वेस्ट कर लीजिए इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज में, राइट। ये दो ऑप्शन है हमारे पास। तीसरा तीसरा कुछ नहीं है, वो फर्स्ट वाले ऑप्शन की पार्ट है कि हम लोग अपने नॉर्म्स अलाइन करें और अपनी जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, उनको इंसेंटिवाइज करें कि आप थोड़ा सा अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहे हैं प्रोडक्शन में उसको रिड्यूस करिए। ओके, तो हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं अपनी प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट कंपनीज को, कि आप थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली या लेस ग्रीन हाउस गैस एमिट हो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज कीजिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट देख लिए हमने कि इंडिया को क्या करने की जरूरत है। यहाँ पे हमने देख लिया था कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमारा कॉस्टली हो जाएगा, अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। ठीक है, बाकी हमने इस कंसेप्ट को समझ लिया। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट अभी तक समझ में आ गया हो। ठीक है, मैंने जितना इसको सिंपल रख सकता था उतना सिंपल रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटरनेशनल लॉ पे। तो अब इंटरनेशनल लॉ देखो हर चीज के लिए बनाए गए हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे लॉस हैं, राइट सर। उसी तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर लॉस हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, उसके लिए भी इंटरनेशनल पे लॉस बने हुए हैं। उसी तरीके से वॉर एंड जेनोसाइड के लिए भी लॉस बनाए गए हैं,
ठीक है। अब इंटरनेशनल बॉडीज तक सेटअप की गई हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन यूएन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब चीजें बनाई गई, ठीक है, ताकि वॉर्स वगैरह ना हो, एक अच्छा डेवलपमेंट हो। और कहीं ना कहीं एक एजम्पशन रखा गया जो कि फ्लॉट साबित हुआ अल्टीमेटली, कि ये जो P5 कंट्रीज हैं, द बिग कंट्रीज, ठीक है, स्पेशली यूएसए एंड उस वक्त का सोवियत, ठीक है, दे विल नेवर गो टू वॉर, ठीक है, ये एजम्पशन किया गया। ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर भी हो गए। तो न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं वो एक तरह से डेटरेंस का काम करते हैं, कि अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है तो उस पर अटैक करने इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, वो यूज करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो डेटरेंस के लिए बनाए जाते हैं कि डर के रहिए। ठीक है, आप ज्यादा पुश करेंगे हमें तो फिर हमें ये यूज करना पड़ेगा, और उन वेपन्स का कोई तोड़ नहीं है, वो यूज होंगे तो सब कुछ वाइप आउट कर देंगे। ठीक है। तो ये जो फ्लॉड असम्पशन था, ये 62 में ही गलत साबित हो गया जब चाइना ने इंडिया को इन्वेड किया। राइट। अब इतने सारे लॉस होते हुए, सब कुछ होते हुए भी, उसके बाद भी जो यूएन था वो प्रिवेंट नहीं कर पाया यूक्रेन वॉर को, यूक्रेन इन्वेजन। और यूक्रेन इन्वेजन किया भी किसने? उस कंट्री ने जो ऑलरेडी P5 का मेंबर है। इन P5 सो कॉल्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की P5 कंट्रीज, इनको ये ऑब्लिगेशन दिया गया था कि आप वॉर नहीं होने देंगे वर्ल्ड ओवर। ठीक है, लेकिन यूएन यूक्रेन की वॉर को नहीं रोक पाया। यूक्रेन ने जो पैलेस्टीन में इस वक्त, पैलेस्टीन तो लिखना ठीक नहीं होगा क्योंकि पूरे पैलेस्टीन में नहीं हो रहा है, गाजा में जो वॉर चल रही है उसको भी नहीं रोक पाया। ठीक। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है, क्या क्या ये इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल लॉज, क्या ये सब बेकार है? ठीक है, ये किसी काम के नहीं है, ये अपने काम में फेल रहे हैं क्या पूरी तरीके से? तो देखिए, हम सिर्फ इसको आउटकम के बेसिस पे नहीं देख सकते कि आउटकम क्या रहा है। उसने अच्छा फंक्शन भी किया है, कई जगहों पे रोक भी पाया है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम तब आती है इन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में जब कोई मेजर पावर इन्वॉल्व होती है। इन 5 कंट्रीज का एटीट्यूड ऐसा है कि हम दूसरों पे ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे लेकिन खुद इनको ब्रेक करते रहेंगे। ठीक है, रशिया इन्वॉल्व था, कुछ नहीं कर पाया कोई। ठीक है, इसराइल वॉर कर रहा है बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूएसए का 100% सपोर्ट है, इसलिए ये इंटरनेशनल बॉडीज और ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी साउथ अफ्रीका ने एक केस भी लेकर आया है इसराइल के अगेंस्ट, इसने सूट फाइल किया है इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में याद रखिएगा कि अगर दो कंट्रीज उसकी पार्टी हैं, ठीक है, दोनों ने साइन किया उस एग्रीमेंट को, तो वो एक दूसरे को सू कर सकती हैं। ऑलराइट। नाउ, अब रशिया किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है अपने इन्वेजन को? वो कह रहा है कि नाटो ने 1993 में जब सोवियत डिसॉल्व हुआ था, तो नाटो ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा, यानी कि जर्मनी तक उसकी मेंबरशिप थी, उसके आगे नहीं जाएगा। बट धीरे धीरे उसने अपना एक्सपेंशन जारी रखा और वो ऑलमोस्ट पहुंच गया यूक्रेन तक। ठीक है, यूक्रेन इसका मेंबर बनना चाहता था, यूक्रेन यानी रशिया की बॉर्डर तक। ठीक है, तो पुतिन जस्टिफाई करते हैं कि इस वजह से मुझे ये वॉर करनी पड़ी। ठीक है, वैलिड भी है लॉजिक। उसी तरीके से इसराइल अपने आप को जस्टिफाई करता है। इसराइल सॉरी, इसराइल भी खुद को जस्टिफाई करता है कि मैंने वॉर शुरू नहीं की, पहले हमास ने हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक किया, हमारे 200 से ज्यादा लोगों को मारा उसने। ठीक है, 200 से ज्यादा को हॉस्टेज भी लिया, सॉरी 1600 को मारा, 200 से ज्यादा को हॉस्टेज लिया। हमने सिर्फ रिटेलिएट किया है। राइट। अब इनके वैलिड आर्ग्यूमेंट्स वैलिड है नहीं है वो अलग बात है, बट मेन चीज ये है कि एटलीस्ट दे बोथ आर ट्राइंग टू जस्टिफाई। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि हमारी गलती नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है ऑल बिकॉज, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं, ये एक तरह का मॉरल ऑब्लिगेशन आप पे इम्पोज करते हैं कि यार आप जस्टिफाई तो कीजिए दुनिया के सामने कि आप गलत हो या सही हो। ठीक है, लेकिन अगर ये लॉस नहीं होते तो हु केयर्स? ठीक है, और ये लॉस सिर्फ इन्हीं केस में नहीं, ये लॉस हर केस में है। चाहे आप एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें देख लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर, राइट, उसी तरीके से स्पेस, आउटर स्पेस ट्रीटी वगैरह देख लीजिए, हर चीज पर है। तो इंटरनेशनल लॉस ऐसा नहीं है कि नहीं होते तो भी कुछ नहीं होता या कोई फर्क नहीं है, नहीं, होना जरूरी है और उससे इम्पैक्ट भी पड़ा है। ओके। नाउ, तो क्या इनका रेलेवेंस है अभी भी? हाँ, बिल्कुल है। 3 चीजों में इसका रेलेवेंस मेनली हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट फर्स्ट इज कंप्लायंस। ठीक है, एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस तो करता है उन कंट्रीज को कि आपको कंप्लाई करना है इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ, वरना आज क्यों लोग सभी कंट्रीज ये जो हमारी एनवायरमेंट ट्रीटीज वगैरह हैं इनको कंप्लाई करने की कोशिश करती, राइट। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी। ये एक अकाउंटेबिलिटी इंपोज करती है आप पे, इसीलिए पुतिन और नेतन्याहू ये लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम गलत नहीं हैं पूरी तरीके से। एंड द थर्ड इज मेंटेनिंग बैलेंस।
अब जैसे साउथ अफ्रीका को क्या पड़ी है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के अगेंस्ट केस करे कि ये गाजा में जेनोसाइड कर रहा है या ह्यूमन राइट वायलेंस कर रहा है? नहीं, जस्ट बिकॉज ताकि सभी कंट्रीज में एक बैलेंस बना रहे। पावरफुल कंट्री, वीक कंट्री डजंट मैटर, ठीक है। जब इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात आती है तो वहां पर वन कंट्री वन वोट वाला सिस्टम चलता है, दैट एवरीवन इज इक्वल, और एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं वो लोग, राइट। नाउ अब देखते हैं कि इसमें रिलेटेड मोस्टली कंसर्न्स क्या हैं। आपको पूरा इशू मैंने समझा दिया है, अब कंसर्न्स आप खुद अपने आप से इजीली सोच सकते हैं। फर्स्ट कि ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं ये इनफेक्टिव हो जाते हैं कन्फ्लिक्ट के दौरान, इनफेक्टिवनेस इन कन्फ्लिक्ट, ठीक है। इतने बच्चे मारे गए, इतनी महिलाएं मारी गई, 22,000 से ज्यादा डेथ हुई है गाजा में, राइट। बट नहीं रोक पाया इंटरनेशनल लॉ, कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं रोक पाया, जबकि इंटरनेशनल लॉ है प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड पे। इवन ये भी लॉज है कि कई बार अगर सरेंडर कर दिया है किसी आर्मी ने तो आप उसके सोल्जर्स को नहीं मारेंगे, ठीक है। और अगर वो पकड़े भी गए जिंदा तो आप उनके साथ इनह्यूमन टॉर्चर नहीं करेंगे। नाउ रिमेंबर द केस ऑफ सौरभ कालिया ड्यूरिंग कारगिल वॉर, ठीक है। उनके साथ बहुत ब्रूटल टॉर्चर हुआ था, जिंदा पकड़े गए थे वो पाकिस्तानियों के हाथों, ओके। और दूसरा है स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज। स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज का वही मतलब है जो मैंने आपको बताया कि ये जो P5 कंट्रीज हैं ये मानती हैं कि दूसरों पे ये नॉर्म्स बिल्कुल लागू होते हैं, हम पर नहीं होते हैं, ठीक है। यही रशिया का एटीट्यूड रहा इस पूरे उसमें, ठीक है। उसके बाद इट लैक द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। मैंने आपको द हिंदू के डिस्कशन के टाइम भी बताया था कि यहाँ पर कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी कोई पुलिस या अपनी कोई आर्मी नहीं है यूएन के पास कि अगर आपने वॉर की तो मैं आप पे अटैक करूंगा, ठीक है। जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन ने कुछ कंट्रीज को वॉर्न किया था जब उनके यहाँ पर कूप हुआ था, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था, जैसे बुर्किना फासो वगैरह, तो अफ्रीकन यूनियन के पास अपनी आर्मी है, उसने वार्निंग दी थी कि आर्मी आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी, ठीक है, अगर आपने ये कूप को वापस रिवर्स नहीं किया और प्रेसिडेंट जो वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट उनको रिलीज नहीं किया तो। ओके, नेक्स्ट है सिलेक्टिव कंप्लायंस। नाउ रिमेंबर दैट नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो क्या कहती है कि 1967 से पहले जिन्होंने टेस्ट कर लिया था न्यूक्लियर वेपन, दे आर न्यूक्लियर पावर्स। उसके बाद जिन्होंने टेस्ट किया, वी डोंट एग्री देम एज न्यूक्लियर पावर, तो सिलेक्टिव कंप्लायंस ठीक नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी। अब चलिए मान लीजिए एक बार के लिए कि साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के अगेंस्ट केस जीत भी जाता है, ठीक है, इन थ्योरी जीत जाता है, तो क्या वो कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आईसीजे, क्या वो इसराइल को कंपेल कर सकता है कि आप वॉर रोकिए, सीज फायर अनाउंस कीजिए? नहीं रोक सकता उसके पास, ओके। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, आप नहीं रोक सकते उस चीज को, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएंगे हमारे कंसर्न्स, ओके। आई होप आपको ये सब टॉपिक समझ में आ रहे हो। ये सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज है ताकि आप जो न्यूज़पेपर वगैरह सुनते हो, जो पढ़ते हो, उस चीज को आप यूज करना सीख जाओ, देखिए। इट इज मोर लाइक ट्रेनिंग योर ब्रेन रादर देन गिविंग यू एनी नोट्स और समथिंग, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं। देखिए, एमएसएमई सेक्टर वो है जो करीब 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया में, राइट। हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट हैं, हमारे एक्सपोर्ट का 40% जो एक्सपोर्ट होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर से जाते हैं। नाउ एट द सेम टाइम ऑल्सो रिमेंबर, जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था, मैं आपको अपना पर्सनल डेटा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको वही बोल रहा हूं जो गवर्नमेंट ने खुद पार्लियामेंट के सामने रखा था। गवर्नमेंट ने कहा था कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से 6.5 करोड़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बंद हो गए थे, ठीक है। अब आप इसको छोटे छोटे बिजनेस में मान लिए, आप मानिए कि 2 से 3 लोग यहाँ पर काम करते थे, ठीक है। तो कितने लोग बेरोजगार हुए? कम से कम 20 करोड़ लोग, ठीक है। इनका काम चला गया हाथ से। फिर क्या करना पड़ेगा मजबूरी में? या तो लेबर बन जाना पड़ेगा, डेली वेज लेबर, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके वहां पे काम करेंगे, ठीक है। वहां भी लेबर का ही, डेली वेज लेबर का, या मनरेगा में काम करेंगे, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन वॉज अ वेरी वेरी बैड स्टेप, ठीक है। और ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है यार, रियलिटी तो और भी हमेशा और भयानक होती है गवर्नमेंट के आंकड़ों से। चलिए पहले आपको एक बार से रिवाइज करवा देता हूँ, जैसा कि मैं आपका हमेशा कहता हूँ, करंट स्टैटिक को लिंक करके पढ़िए, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है, 3 एंटरप्राइजेस की यहाँ पे बात हो रही है। इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, कौन सा माइक्रो है कौन सा क्या है? देखिए, 2 बेसिस पे डिफाइंड होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट कितना किया है आपने अपनी प्लांट या मशीनरी या इक्विपमेंट पे, ठीक है। और दूसरा कि आपका टर्नओवर कितना है, ठीक है। इन 2 बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, माइक्रो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इज नॉट मोर देन 1 करोड़, ठीक है, तो वो माइक्रो है। एंड
स्मॉल में योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट मोर देन 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ से कम होना चाहिए। एंड मीडियम में आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अब ज्यादा याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दो कि माइक्रो में आपका जो टर्नओवर है, आपकी जो साल भर की सेल वगैरह हुई है, ठीक है, आपकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह स्मॉल में आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मीडियम में आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन अबाउट दिस, ओके। ये हो गई हमारी डेफिनेशन अबाउट स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर? ओके, चलिए अब देखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स और स्टेप्स लेकर आई है। तो अब यहाँ पे ना 3 चीजें याद रखिए सबसे पहले। फर्स्ट इज एमएसएमई संबंध, उसके बाद एमएसएमई समाधान, एंड थर्ड एमएसएमई संपर्क, ठीक है। ये 3 चीजें गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इनका मोटिव, गोल क्या है मेन, तो इनके गोल के बारे में जानते हैं। देखिए, यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि आपको प्रोवाइड की जाएगी ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी प्रोक्योरमेंट यानी कि जो भी खरीदारी सरकारी एजेंसीज कर रही हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी प्रोक्योरमेंट कर रही होगी उसकी इंफॉर्मेशन आप इस पोर्टल से ले सकते हैं, ओके। जैसे आपका छोटा सा कुछ है, जैसे सपोज कीजिए कि आप टाइल्स या ब्लॉक, पेवर ब्लॉक बनाते हैं जो फुटपाथ पे लगते हैं, वो ट्राइंगुलर शेप के, ठीक है, अगर आप वो बना रहे हो और गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड बन रहा है, उसके साइड में फुटपाथ बन रहा है, तो वहां पर गवर्नमेंट को पेवर ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह के पेवर ब्लॉक चाहिए, कितने चाहिए, इसका टेंडर कब निकलेगा और किस तरीके से फाइलिंग करनी है, यानी कि आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर? तो ये होगा संबंध, यानी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट के बीच एक संबंध स्थापित, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। फिर आता है समाधान। तो अब गवर्नमेंट को क्या है कि आपने तो सेल कर दिया पेपर ब्लॉक्स वगैरह, बट उधर से पेमेंट काफी डिले होता है कई बार। तो इस तरह के डिलेड पेमेंट को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया था एमएसएमई समाधान, ठीक है, डिलेड पेमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, ताकि जल्दी से आपका पेमेंट आपको इंश्योर किया जाए। नेक्स्ट इज एमएसएमई संपर्क। अब देखिए, संपर्क में एक होता है जॉब सीकर, ठीक है, यानी कि जो आदमी जॉब ढूंढ रहा हो किसी एमएसएमई सेक्टर में, और दूसरी तरफ हो जाएगी वो इंडस्ट्री जो एक स्किल्ड पर्सन को ढूंढ रही हो अपने काम के लिए, ओके। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया एमएसएमई संपर्क। क्लियर? ये 3 चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जो रिसेंटली लॉन्च की गई है इसी इंडिपेंडेंस डे स्पीच के बाद, पीएम विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अब इसके बारे में कुछ बातें याद रखिए। फर्स्ट, लॉन्च 2023 में ही हुई है अभी, ठीक है, एंड दिस इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में फर्क क्या होता है? अगर सेक्टर स्कीम है तो 100% जो फंडिंग दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर सपोज कोई स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि सेंटर और स्टेट शेयर करेंगे आपस में, सपोज 50-50 कर सकते हैं, या 60-40 कर सकते हैं, या फिर 90-10 कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम एंड द स्टेट। राइट। अब यहाँ पर विश्वकर्मा में क्या किया था गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर जो भी आर्टिसंस हैं, ठीक है, आर्टिसंस हैं या छोटे क्राफ्ट्समैन हैं, छोटे जो कामगार वगैरह हैं, ठीक है, उनके लिए इंश्योर किया जाएगा कि उनको वैल्यू चेन से लिंक किया जाए, उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाए, उनको टूल्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाए, उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, एक आईडी कार्ड दिया जाएगा आपको, ठीक है, आपको स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको क्रेडिट यानी कि लोन वगैरह और मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये इस स्कीम में ये सब चीजें की जाएंगी। क्लियर? इसके अलावा ज्यादा जो पुरानी इनिशिएटिव्स हैं 2016-17 उसमें उसमें उतना नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक स्कीम है जिसको रिवैम्प किया गया है, दैट इज फूर्ति। इसके बारे में जान लेते हैं।
ठीक है। ये एक तरह से फंड प्रोवाइड करती है टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अगर इसका फुल फॉर्म लिखना है तो आप लिख सकते हैं स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, टीआई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये याद रखना, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, इस स्कीम को रिवैम्प किया था गवर्नमेंट ने आने के बाद 2014-15 में। ओके, यहाँ पर गोल ये रहेगा कि ये जो आर्टिसंस है इनको क्लस्टर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एक क्लस्टर है जहां पे टाइल्स ही बनती हैं सिर्फ। ठीक है, या ये एक क्लस्टर है जहां पे सिर्फ लॉक बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जाएगा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उसमें वैल्यू एडिशन किया जाएगा। ऑलराइट। और अब इसी से रिलेटेड एक और स्कीम थी, जैसे स्फूर्ति आई उसी तरीके से एक और स्कीम आई थी, एस्पायर। ये सब मैं इसलिए डिस्कस कर ले रहा हूँ ताकि आपको प्रीलिम्स में फिर बाद में अलग से डिस्कस ना करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि ये कंप्लीट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग सारे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सारे सेशन देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई सा एक मॉड्यूल देख लिया दूसरा नहीं देखा। वो सब चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, एस्पायर इट इज ए स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप कह सकते हो कि इसका मेन गोल था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इन एग्रो रूरल सेक्टर। राइट, एंटरप्रेन्योरशिप लानी है वहाँ के लड़कों में कि आप खुद एग्रो रिलेटेड कोई इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कीजिए। जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि एलोवेरा ग्रो कर रहे हैं और उसका जेल बना के बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे पतंजलि है इंदौर में, तो वो आसपास के फार्मर से वहां पर एलोवेरा कल्टीवेशन करवाता है और फिर उसको परचेज कर लेता है। यानी कहीं ना कहीं एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। एंड ये मॉनिटर, ये सब कंट्रोल करता है सिडबी। ठीक है, सिडबी मैनेज करता है इसको। ओके, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी स्कीम्स जान ली जो गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर के लिए इनिशिएट की थी। ओके, बस काफ़ी आई थिंक इतना। बाकी जो भी करंट अफेयर में आगे आएंगी हमारे प्रीलिम्स की डेट तक, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग और बेटर तरीके से जान लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट, क्योंकि दिस इज जस्ट अ थर्ड डे। ठीक है, जो हमने इस स्कीम में स्टार्ट किया है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स आई विल सी एक हफ्ते बाद, आफ्टर 7 days, इफ आई वांट टू कंटिन्यू इट और नॉट। ओके, अगर यूजफुल है आपके लिए तो ही कंटिन्यू करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि बस बनाते रहो, उसका बेनिफिट होना ज़रूरी है आपको। ओके, इसके अलावा प्रीलिम्स, प्लीज़ प्रीलिम्स की जो रिवीजन सीरीज है उसको ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप 24 प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। ओके, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट रिलाई ऑन कोचिंग मटेरियल, बुक्स एंड ऑल। दे आर जस्ट काइंड ऑफ पेड कंटेंट जो दे दिया जाता है स्टूडेंट को, जो एक दो मेंस लिखे होते हैं, और दे जस्ट हियर एंड देयर कॉपी पेस्ट करके आपको दे देते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं। बट प्रीलिम्स के पिछले 2 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रीलिम्स के लिए। ओके, क्योंकि एडिटोरियल्स के बीच बीच में से पॉइंट्स उठाए जाते हैं, इसलिए मैं आपको आजकल न्यूज़पेपर जो एनालिसिस है वो हमारा 1 hour 1.15 इस तरीके से जाता है, क्योंकि मुझे वो चीज़ें हर एक पॉइंट को एम्फेसाइज करना होता है आपके साथ जो हमारे काम का है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, आई होप यू एंजॉयड इट। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।